हेलो गाइज, आई एम टिकेश्वर महतो फ्रॉम उशरा। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं मैथ का क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें कह रहा है कि डायगोनल ए सी ऑफ अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी बाइसेक्ट एंगल ए सो दैट इट बाइसेक्ट्स एंगल सी अल्सो ए बी सी डी इज अ रोम्बस। यानी पैरेललोग्राम ए बी सी डी का ए सी डायगोनल एंगल ए को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, दो बराबर भाग में विभाजित करता है। वैसे जैसे ए को करता है उसी टाइप सी को भी करेगा। ये आपको प्रूव करना है। ए बी सी डी इज रोम्बस भी प्रूव करना है। तो रोम्बस हम जानते क्या है, रोम्बस में क्या होता है, तो रोम्बस का सभी साइड बराबर होते हैं। तो सभी साइड को क्या करना होगा, बराबर दिखाना होगा। चलते हैं दिखाने के प्रयास करते हैं। पहले जो दिया गया है उसको हम कुछ नोट डाउन करते हैं, फिगर फॉर्म अप करते हैं। इस प्रकार जो दिया था हमने नोट डाउन कर दिया कि गिवन ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम एंड इन विच ए सी डायगोनल बाइसेक्ट एंगल ए टू प्रूव ए सी डायगोनल बाइसेक्ट एंगल सी। एंगल यानी एंगल सी को बाइसेक्ट करेगा, मतलब एंगल 3 और एंगल 4 हम नेम दिए हैं, तो एंगल 3 बराबर एंगल 4 दिखाना होगा। तो सेकेंड में क्या कह रहा है कि ए बी सी डी इज अ रोम्बस। तो रोम्बस होने के लिए सभी साइड क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये चीज़ हमको दिखाना पड़ेगा, तब कह पाएंगे कि रोम्बस है। तो हम जानते हैं क्या है, तो प्रूव करते हैं कि ए बी सी डी में क्या क्या इक्वल है। तो ए बी के पैरेलल क्या है, सी डी है, एंड ए डी के पैरेलल बी सी है, क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है। पैरेलल भी होगा और इक्वल भी होगा। तो हम उसको प्रूफ में करने के प्रयास करते हैं और कुछ लिखते हैं इस प्रकार हम लिख पाएंगे कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम और ए बी पैरेलल सी डी होगा। ए बी के पैरेलल क्या होगा, सी डी, और ए डी के पैरेलल बी सी होगा। इस प्रकार हमने लिख दिया। पैरेलल यानी इक्वल भी होता है, सभी पैरेलल लाइन, इसलिए इक्वल लिखेगा अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लिए, जहाँ यूज होगा हम यूज करेंगे। आगे बनाने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार इक्वेशन इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ए डी सी में हमको देखने को मिला क्या कि ए सी जो है कॉमन साइड है, इसलिए ए एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल होगा, और अल्टरनेट होगा एंगल 2 और एंगल 3 के बराबर, और एंगल 1 के बराबर एंगल 4। तो उसी को हम लिखे हैं यहाँ पे। एंगल 1 जो है एंगल 2 गिवन है, दिया था किसी डायगोनल बाइसेक्ट करता है एंगल ए को, इसलिए ये बराबर होगा। और एंगल 3 इज इक्वल एंगल 2 अल्टरनेट एंगल हो गया, और एंगल 1 इज इक्वल एंगल 4 जो हो गया आपका ये भी अल्टरनेट एंगल हुआ। तो इस प्रकार से हमको देखने को मिला कि एंगल 1 के बराबर जो है एंगल 2 है, और यहाँ एंगल 3 के बराबर एंगल 2 है। तो हम कह सकते हैं कि एंगल 3 एंगल 1 के बराबर होगा, एंगल 3 एंगल 1 के बराबर होगा, और फिर क्या, एंगल 1 वहाँ एंगल 2 के बराबर है, और यहाँ एंगल 2 जो है एंगल 3 के बराबर है, और यहाँ देखने को मिला एंगल 1 भी है जो एंगल 4 के बराबर है। तो हम कह पाएंगे कि एंगल 2 जो है एंगल 4 के बराबर होगा। तो हम लिखेंगे इसको। इस प्रकार हमने देखा कि इक्वेशन नंबर सेकेंड, थर्ड और 4 में हमको मिला इस प्रकार से कि एंगल 1 जो होगा एंगल 3 के बराबर हुआ, और एंगल 2 जो है एंगल 4 के बराबर हुआ। तो इस प्रकार हम फिगर में देख सकते हैं एंगल 1 के बराबर एंगल 3 हुआ, और एंगल 2 के बराबर एंगल 4 हुआ। तो हम कह पाएंगे कि एंगल जो है इस इक्वेशन नंबर 5 के अकॉर्डिंग एंगल 1 जो है एंगल 3 के बराबर है, एंगल 1 जो है एंगल 3 के बराबर है, और एंगल 2 जो है एंगल 4 के बराबर है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एंगल 1 जो है 2 के बराबर है, और एंगल 2 जो है एंगल 3 के बराबर है। तो हम 2 के स्थान पे 3 लिख सकते हैं, 2 के स्थान पे 3 लिख सकते हैं। इसलिए हम कहेंगे किस इक्वेशन से, तो हम कह पाएंगे कि एंगल इक्वेशन नंबर थर्ड और इक्वेशन नंबर 5 से। इस प्रकार हमने देखा कि एंगल 3 जो है एंगल 4 के बराबर हमको देखने को मिला, क्योंकि एंगल 2 के बराबर कौन था, यहाँ पे एंगल 3 था। तो हम वही लिखे कि इक्वेशन नंबर 4 और थर्ड लिखना चाहिए, थर्ड और 5 से। क्या, थर्ड और 5 से लिखना चाहिए, थर्ड इसको बनाना चाहिए, थर्ड और 5 से। तो यही मिला कि एंगल 3 जो है एंगल 4 के बराबर है। तो अब हम कह पाएंगे जो यहाँ पे एंगल 3 के बराबर एंगल 4 हो गया, इसलिए हम कहेंगे एंगल सी को जो है ए सी डायगोनल बाइसेक्ट करेगा। तो हम इस बात को यहाँ पे नोट डाउन करते हैं।
इस प्रकार हमने देखा कि एंगल 1 जो है ट्राइंगल ABC में एंगल 1 एंगल 3 के बराबर है, एबव से मिला। एंगल 1 जो एंगल 3 के बराबर है इक्वेशन नंबर 5 से बोले, और एंगल 2 एंगल 4 के बराबर है इक्वेशन नंबर 5 से। तो एंगल 1 जो है एंगल 3 का अपोजिट साइड, एंगल 1 का अपोजिट साइड कौन है? तो एंगल 1 का अपोजिट साइड CD है और एंगल 3 का अपोजिट साइड AD है। इसी प्रकार एंगल 2 का जो अपोजिट साइड है वो BC है और एंगल 4 का अपोजिट साइड क्या हो गया? AB है। तो इस प्रकार से हमने सारा को लिख दिया कि एंगल 1 का अपोजिट साइड कौन हुआ? CD, और एंगल 3 का अपोजिट साइड AD, और एंगल 2 का अपोजिट साइड हुआ BC, और एंगल 4 का अपोजिट साइड AB हुआ। इस प्रकार हम इसको 6 इक्वेशन मान ली, इसको 7। तो हम 6 और 7 और फर्स्ट में हम क्या देखे थे? तो फर्स्ट में यही देखे थे कि AB के बराबर CD था एंड AD के बराबर BC था। यहाँ पे हमको क्या मिला कि CD के बराबर AD मिला और BC के बराबर AB मिला। तो हम कह पाएंगे कि AB के बराबर जो है AB के बराबर BC है, AB के बराबर BC है, क्योंकि यहाँ पे हमको BC के बराबर AB मिला तो AB के बराबर BC हुआ, और BC के बराबर हमको क्या मिला यहाँ पे? देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट में AB के बराबर हमको CD मिला, तो AB के बराबर हम CD लिख सकते हैं, BC CD, और CD के बराबर हमको यहाँ AD मिला है। तो हम यहाँ से हम कह पाएंगे कि AD इस प्रकार से लिख दिए। कहाँ से लिखे? तो यह ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 6 एंड 7, इस प्रकार से। तो यहाँ हमको देखा कि ऑल साइड इक्वल हो गया, तो हम कह पाएंगे कि यह क्या है? रोम्बस है। तो हम लिखेंगे हियर ऑल साइड इक्वल in a parallelogram, so is therefore ABCD is a also rhombus। इस प्रकार से हमने दोनों चीज़ों को बड़ी आसानी से प्रूव कर दिया। तो अच्छा लगेगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू। कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट में जरूर शेयर कीजिएगा।